हेलो फ्रेंड्स, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पटवारी का एग्ज़ाम लिया गया है वो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। ये पेपर 2021 के अंदर हुआ था, तो आपको एक हेल्प मिलेगी एक लेवल समझने में कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो हमें संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट का प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम या फिर वर्ड प्रोग्राम। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, एक प्रोग्राम का पूरा सेट होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं, जैसे एक हमें यहाँ पे मिलता है MS वर्ड, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई PDF बना सकते हैं, किसी तरह के नोट्स बना सकते हैं। दूसरा हमें मिलता है MS एक्सेल। एक्सेल के अंदर हमें रो और कॉलम टेबल्स की फॉर्म के अंदर हम डेटा रख सकते हैं। जैसे आपको कोई स्कूल का रिज़ल्ट तैयार करना है, आपको कोई टेबल बनानी है, बच्चों की कैलकुलेशन करनी है, आपकी कोई बिज़नेस के अंदर कोई भी आपको चीज़ का मैनेजमेंट रखना है, कितनी क्वांटिटी में है, वो सब चीज़ें हम रो और कॉलम के अंदर MS एक्सेल के अंदर सेव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिलता है MS पावर पॉइंट। यहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और एक सॉफ्टवेयर हमें मिलता है MS एक्सेस। MS एक्सेस में देखो हम क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो डेटाबेस अगर आपको बनाना है, आपको अपना कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप MS एक्सेस की हेल्प लेकर अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उसे सिक्योरिटी दे सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हो। ये सब चीज़ें हमें इसमें मिलती है। यहाँ पे पूछा गया है, कौन से प्रोग्राम में हम रो और कॉलम के अंदर संख्याओं की गणना करते हैं? तो वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्योंकि MS एक्सेल को हम एक नाम से और जानते हैं, उसका दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि MS एक्सेल जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेज खुल जाते हैं या काफ़ी सारी शीट खुल जाती है। शीट 1, नीचे आपको इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा, शीट 2 और शीट 3। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है नंबर ऑफ कितने पेज खुलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट खुलती हैं। इनका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट, और प्रत्येक शीट जो है वो फुल होती है रो और कॉलम से। आप और शीट भी बना सकते हो। शीट का मतलब इतना समझ लेना कि अलग अलग पेज खुल जाते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरी विंडो के ऊपर एक शीट दिखेगी 2 नंबर वाली, वो पूरी की पूरी डिवाइड होगी रो कॉलम के अंदर। अब आपने इसमें कोई डेटा रख लिया, अब आपको दूसरी नई शीट बनानी है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दो, तो आपको एक ब्लैंक नई शीट मिलेगी। उसे आप वापस से उसके अंदर आप डेटा फीड कर लो। इस वजह से इसे स्प्रेडशीट बोला जाता है। और जो कलेक्शन ऑफ शीट्स होती हैं, पूरी की पूरी एक एक्सेल की जो फाइल होगी, उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखना। स्प्रेडशीट का मतलब इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। शीट्स का ये कलेक्शन होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीट तो बनी बनाई मिलती ही है, और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इनको भी हम हटा सकते हैं। इस पूरे कलेक्शन को बोला जाता है वर्कबुक। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट इज़ कॉल्ड वर्कबुक। ये एग्ज़ाम के अंदर आता है क्वेश्चन, आप इसको हल्के में मत लेना। वर्कबुक क्या होता है और स्प्रेडशीट क्या होती है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। और वर्कशीट के ही कलेक्शन को बोला जाता है वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर कौन सा एक व्यू है जो हमें देखने को नहीं मिलता? तो स्लाइड शो हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जितनी भी स्लाइड्स हमने प्रेजेंटेशन में ऐड की है वो हमें इस तरीके से दिख जाती है। स्लाइड सॉर्टर भी होता है। स्लाइड सॉर्टर का मतलब आप कौन सी वाली स्लाइड को पहले करना चाहते हो, कौन सी स्लाइड को हटाना चाहते हो, ये सब आप सॉर्ट कर सकते हो। नॉर्मल व्यू भी होता है। एक्सट्रीम एनिमेशन करके कोई व्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, आप इसे
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में हमें क्या बताना है, वो स्टेटमेंट देखनी है जो गलत है। यहाँ पे कौन सी सत्य नहीं है। तो रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। स्टेटमेंट, रैम इज़ अ सेम एज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की तरह होती है। रैम वॉलेटाइल होती है और इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है रैम में। वो चली जाती है, कहाँ चली जाती है, जब कंप्यूटर बंद हो जाए या कंप्यूटर में लाइट चली जाए। देखो कहानी क्या होती है रैम की। यहाँ होता है सीपीयू, सीपीयू डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी अपना डेटा कहाँ से लेती है, रैम से। रैम के अंदर जो डेटा होता है वो कहाँ से लिया जाता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर से, जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज मीडिया। सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ज़्यादा स्टोरेज कहाँ होती है, वो होती है हार्ड डिस्क में। सबसे कम स्टोरेज होती है कैश में। और स्पीड की बात करें, हाईएस्ट स्पीड से कौन सी मेमोरी काम करती है, कैश। और सबसे स्लोवेस्ट स्पीड किसकी होती है, हार्ड डिस्क की, है ना। ये दो फैक्टर है, ये हमें ध्यान रखने हैं। सबसे स्लो स्पीड होती है हार्ड डिस्क की, सबसे हाई स्पीड होती है कैश की, सबसे कम स्टोरेज रखता है कैश और सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखता है हार्ड डिस्क, है ना। हार्ड डिस्क तो देखो कितनी होती है, 512 GB हो सकती है, 1 TB हो सकती है। रैम होती है 4 GB की या फिर 8 GB की। और कैश मेमोरी होती है MB में। CPU के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है जो सबसे फास्ट होती है, तो होती है कैश। ये क्वेश्चन एक बनता है। ये तो बात हुई रैम की। रैम एग्जैक्टली फिजिकल कंडीशन में कहाँ पे रखी हुई होती है, कैश के बीच में और हार्ड डिस्क के बीच में। जब भी हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। ये इतनी बात आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ी होगी, आपको ध्यान भी होगा। अब रैम की अगर बात करें, रैम दो तरह की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। अलग अलग दोनों मटेरियल की बनी होती है। इसे बोला जाता है डायनामिक रैम और इसे बोला जाता है स्टैटिक रैम। इनकी बात बाद में करेंगे, पहले आपको रैम पता होना चाहिए। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है और इसे वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जब भी लाइट जाती है तो रैम क्या होती है, खाली हो जाती है, अपना डेटा डिलीट कर देती है। जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, अपना डेटा वो डिलीट कर देगी। इसका मतलब वॉलेटाइल है, अपना डेटा खुद डिलीट कर देती है। इसके अंदर डेटा जो रहता है वो परमानेंट नहीं होता। अगर आपको परमानेंट स्टोर करना है तो आपको एक कमांड देनी पड़ेगी। रैम के अंदर जो डेटा है उसे करना पड़ेगा सेव। सेव करने पे वो डेटा रैम से उठ के कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर। ये कॉन्सेप्ट होता है रैम का। यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रैम टेम्परेरी तरीके से डेटा को अपने साथ में रखती है। लाइट जाते ही, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम अपना डेटा सारा ख़त्म कर देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो कीबोर्ड है और कीबोर्ड से आप जो भी इनपुट देते हो वो सब रैम में जाता है। और आपकी जो आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन सी, आपकी डिस्प्ले। डिस्प्ले के ऊपर आपको जो भी डेटा दिखता है वो सारा का सारा डेटा कहाँ से आता है, रैम से। ठीक है, रैम सेम है हार्ड डिस्क की तरह स्टोरेज के अंदर। तो देखो स्टोरेज के लिए तो मैंने आपको अभी बताया है, हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ में होती है, बट रैम कम स्टोरेज की होती है। ये बात यहाँ पे थोड़ी सेट नहीं हो रही, इसे हम एक बार क्रॉस करते हैं। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लाइट जाते ही, कंप्यूटर बंद होते ही वो अपना डेटा ख़त्म कर देती है। और जो भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर की जाती है वो चली जाती है व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर बंद करते हो, डेटा उसमें से चला जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हमें बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है।
थोड़ी सी बात कर लेते हैं एस रैम की और डी रैम की। स्टैटिक रैम को देखो आपको बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है हार्डवेयर का वो इस तरह से बना होता है कि स्टैटिक रैम को आपको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। डायनामिक रैम को आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। डायनामिक मतलब वो चेंज होता रहता है, और चेंज कब होगा, जब हम उसको बार बार रिफ़्रेश करेंगे। तो डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक ऐसे हार्डवेयर से बनी होती है कि उसे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। अब कौन से हार्डवेयर की बनी होती है, क्या बनी होती है, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, या तो फुल फॉर्म और या फिर ये क्वेश्चन आएगा बार बार रिफ़्रेश कौन सी रैम को करना पड़ता है, एस रैम या डी रैम, या कुछ और दे सकता है, पी रैम, एम पी रैम, है ना, कुछ भी दे सकता है वो। तो डी रैम आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायनामिक रैम को आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। आप इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बात करें रोम की, तो जो कंपनी रोम बनाती है वो इसके अंदर डेटा परमानेंटली सेव करके आपको देती है। तो इसके अंदर डेटा कोई हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, डेटा इसमें अपने डाल नहीं सकते। उसकी कंडीशंस भी होती हैं, बट वो अलग एक वीडियो बनाने वाला टॉपिक है, क्योंकि रोम को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कौन कौन से टाइप की रोम होती है ना। अभी आपको ध्यान रखना है कि रोम एक परमानेंटली मेमोरी होती है। जो कंपनी बनाती है रोम, वो उसके अंदर उसका प्रोग्राम फिट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। नॉर्मल इनपुट डिवाइस बतानी है, कौन सी है। इनपुट और आउटपुट को आप एग्जाम्पल लेकर ही समझना, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से पेज बाहर आता है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर से हमें एक लाइट बाहर निकलती हुई दिखती है, तो आउटपुट डिवाइस। और स्कैनर अपने अंदर फ़ोटो को स्कैन करके ले जाता है, ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखो हर एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया है, और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब बोला था, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस एग्ज़ाम में भी पूछा था, पटवारी वाले में भी, और आपके वाले एग्ज़ाम में भी कंफर्म वो देगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है इनके शब्दों की कन्फ्यूज़न की वजह से। या तो वो इन शब्दों में आपको उलझाने की कोशिश करेगा कि डेलीजेंसी एग्जैक्टली क्या होती है, वो एक डेफिनेशन देगा, आपसे उस डेलीजेंसी को पहचानने की कोशिश करवाएगा। जो हमने स्टेटमेंट दी है वो एग्जैक्टली कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर वो तीनों चारों देगा, पूछेगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या वो ये पूछेगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। हमें जो इसकी 4-5-6 जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगी, जहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई हुई हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो डेलीजेंस कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वर्सेटिलिटी होती है, क्योंकि कंप्यूटर वर्सेटाइल तरीके से काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कैलकुलेशन भी कर सकता है, नॉर्मल बच्चों के लिए मूवीज़ गेम भी चला सकता है, साइंटिस्ट उसके ऊपर कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, कोडिंग हो सकती है, सैटेलाइट लॉन्च हो सकती है। वर्सेटाइल तरीके से कंप्यूटर काम करता है। एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गलती किसकी मानी जाती है, यूज़र की। बोला ये जाता है कि कंप्यूटर हमेशा सही होता है, हमेशा सही होता है, क्योंकि इसके पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता। ये वही काम करता है जो इसके अंदर फीड कर दिया गया है, प्रोग्राम के माध्यम से इसको बता दिया गया है। अगर वो बताने में गलती होगी यूज़र की तो कंप्यूटर गलत काम करेगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डेलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर बिना रुके बिना थके एक काम को 24 घंटे कर सकता है, और वो बोर भी महसूस नहीं करता, इरिटेट भी नहीं होता, उसको थकान भी महसूस नहीं होती। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेलीजेंस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्प्ले कार्ड इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है जो डिस्प्ले कार्ड यूज़ किया जाता है वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। सेंडिंग ग्राफिक्स डेटा टू द आउटपुट यूनिट,
receiving graphics data from the output unit, sending graphics data to the input unit, या none of the above। इन चारों में से हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। ग्राफिक कार्ड आप ये देख लेना, अलग से मदरबोर्ड के ऊपर हम अटैच करते हैं और इसके लिए आपके मदरबोर्ड पे स्लॉट होना ज़रूरी है। इस डिस्प्ले कार्ड को हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, आपकी जो कंप्यूटर की डिस्प्ले है उसकी विजिबिलिटी बहुत ही शानदार हो जाती है। जैसे आप 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। आपका विजुअलाइजेशन जो होता है कि आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखेगी। जैसे एक तो होती है नॉर्मल वीडियो और एक होती है SD वीडियो, है ना। SD वीडियो मतलब हाई डेफिनेशन के अंदर जो वीडियो चलेगी वो बहुत ही क्लियर होगी, उसका हर एक पिक्सल, फ़ोटो का छोटे से छोटी जो चीज़ होगी ना वो हमें साफ दिखाई देगी। ग्राफिक कार्ड इसीलिए लगाया जाता है और ये लगाया हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर। काम क्या आता है, ये अपनी ग्राफिक्स को सेंड करता है आउटपुट यूनिट के ऊपर। कौन सी आउटपुट पे, आपकी डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए हम डिस्प्ले कार्ड का यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिखने में कैसा होता है, आपको ऐसा दिखेगा ग्राफिक कार्ड, और ये जो आपको अपने डिस्प्ले के कनेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे आपकी आउटपुट यूनिट जो डिस्प्ले मॉनिटर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश रेफर्स टू अ प्री मेड इमेजेस रेडी फॉर यूज़ इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सेट है। इसमें हम एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं MS वर्ड। इस MS वर्ड में हमें प्री मेड बनी बनाई इमेजेस मिलती हैं, रेडीमेड इमेजेस मिलती हैं सिर्फ डायरेक्ट यूज़ करने के लिए। तो वो एक इमेज को क्या बोलते हैं, ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है, देखो ऑटोफिल मतलब अपने आप डेटा फिल हो जाना, ये होता है ऑटोफिल। वर्ड आर्ट, आप जैसे कोई ए ऐसे लिख रहे हो, कभी आप ए को ऐसे लिख रहे हो, कभी आप ए को ऐसे भी लिख सकते हो। एक वर्ड के ऊपर आपको अलग अलग तरीके से डिज़ाइनिंग करके वर्ड आर्ट करना, ठीक है। वर्ड के ऊपर डिज़ाइनिंग देना वो होती है वर्ड आर्ट। उसका इस स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ अक्षरों के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर हम डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई इमेज नहीं मिलती हमें। ऑटो शेप, शेप क्या होता है, वही बात है जैसे इसकी शेप हमने ये बना दी, अब हम इसकी शेप थोड़ी छोटी कर देंगे, इसकी शेप हम थोड़ा डिज़ाइन दे देंगे। प्री मेड इमेजेस हमें कहाँ मिलती है, क्लिप आर्ट के अंदर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लिप आर्ट। देखो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं कटिंग लेके आई हूँ थोड़ी सी। आप इंसर्ट के अंदर जब जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर के पास में क्लिप आर्ट। अब आप इस पे जब क्लिक करोगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाती है साइड में। इस विंडो में आप कंप्यूटर डालो, आप फ्लावर डालो, कीबोर्ड डालो, जो भी अक्षर आप डाल के सर्च करोगे, गो पे बटन को प्रेस करोगे, आपको ऐसी बनी बनाई फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, ठीक है। इन फ़ोटोज़ को आप जैसे भी आपको यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हो। ये होते हैं एग्जैक्टली क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में क्या बात हमने सही नहीं बोली है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो इसमें हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलता होगा मैग्नेटिक टेप। दोनों कैसी होती हैं वो मैं आपको पहले दिखाऊंगी। मैग्नेटिक टेप मतलब इस तरीके से, ये CD हमने बचपन में खूब सुनी होगी, कुछ टाइम पहले ये बहुत फेमस थी। इसके अंदर गाने रिकॉर्ड करते थे और गाने सुने जाते थे। ये एक तरह से रील होती थी और ये सिक्वेंशियल चलती थी। सिक्वेंशियल का मतलब आप रिमोट से बटन दबा के डायरेक्ट पहले गाने से चौथे पे नहीं जा सकते, आपको पहले 1 नंबर गाना सुनना पड़ेगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर आप चौथे नंबर गाने को सुनोगे। या फिर आप क्या करो, इसको डायरेक्ट फॉरवर्ड करना शुरू करो, बीच बीच में रोक के चेक करो कितना गाना फॉरवर्ड हो गया, है ना। बहुत सारी दिक्कतें होती थी यहाँ पे। अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की। ये तो है डिस्क
और ये है मैग्नेटिक टेप। टेप मतलब रील और डिस्क मतलब इसे हम बोलते हैं आजकल हार्ड डिस्क। यहाँ पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। आप अपने फ़ोल्डर के अंदर जाओ, डायरेक्ट जो भी गाना, जो भी वीडियो, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है आप उसको डायरेक्ट क्लिक करो और ओपन कर लो। अब इन दोनों के बीच में क्या गलत है क्या सही है वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दी गई हैं, उसे हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क की बात हो रही है। हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है इज़ मच लेस देन द मैग्नेटिक टेप। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया, चौथे गाने को अगर आपको चलाना है, मैग्नेटिक टेप क्या बोलती है, आप पहले पहला गाना सुनो, दूसरा सुनो, तीसरा सुनो, फिर आप चौथे पे जाओगे। बट मैग्नेटिक डिस्क एक्सेस टाइम को कम कर देती है। आपको डायरेक्ट जो गाना सुनना है आप डायरेक्ट जाओ, फोल्डर के अंदर उसको सेलेक्ट करो और उससे गाना चला लो। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर्ड डेटा। बात किसकी हो रही है? मैग्नेटिक डिस्क की। और बोल रहे हैं कि इट प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस। आप एक लाइन के अंदर ही सिक्वेंशियली डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रैंडमली नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक डिस्क की हमने अभी बात की। हमें जो फोल्डर चलाना है, जो गाना चलाना है, जो डॉक्यूमेंट चलाना है, हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। सिक्वेंशियली तो किस में था? मैग्नेटिक टेप में। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत, और वो एग्जैक्टली पूछा भी ये है नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगली स्टेटमेंट और देख लेते हैं। सी बोल रहा है इट इज़ एक्सपेंसिव रिलेटेड टू मैग्नेटिक टेप। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में महंगी होती है। और एक स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट तो वैसे हमारे 2 हो गए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोनस में गया होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता, रैंडम एक्सेस भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस इज़ यूजुअली अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर हम इनपुट, जो स्टैंडर्ड फीचर होता है वो क्या होता है इनपुट करने के लिए? ग्राफिक टैबलेट। तो देखो, ग्राफिक टैबलेट थोड़ी ना होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, कीबोर्ड, टच पैड या मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैं आपके लिए लैपटॉप लेके भी आई हूँ। इनपुट आप कहाँ से देते हो? यहाँ से। ये होता है आपका टच पैड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। और ये एग्जांपल हम बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है आपका CPU। अब कंप्यूटर के अंदर आपने क्या क्या कर रखा है? आपने एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, आपने बैकग्राउंड के अंदर गाने चला रखे हैं, एक मूवी भी आपने चला रखी है, कुछ फाइल्स है जो आपने कॉपी पे लगा रखा है, और आपने अपना वेब ब्राउज़र भी चला रखा है जिसमें आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई डाउनलोडिंग लगा रखी है। मल्टीपल प्रोसेस आपने क्या कर रखी है? ऑन कर रखी है अपने कंप्यूटर में। तो हमें पता नहीं होता, बट CPU क्या कर रहा होता है? इन सब प्रोसेस को कैसे मैनेज करता है? जब आपके पास सिर्फ एक CPU हो, वो अपना टाइम थोड़े थोड़ा करके सबको बांट देता है। जैसे पहले के 2 मिनट इसे, अगले 2 मिनट इसे, अगले 2 मिनट फिर इसे, देन इसे, और इसे देने के बाद जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होती है वो वापस से अपना टाइम किसको देता है? 2 मिनट इसे। बट ये इतना फास्ट हो रहा होता है, इतना जल्दी कर रहा होता है, ये स्विचिंग इतनी जल्दी होती है कि यूज़र को पता नहीं चलता। आम जो हम यूज़ करते हैं हमें इस बारे में कुछ पता नहीं होता। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? बूटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग या मल्टीटास्किंग, इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है मल्टीटास्किंग। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेसर के टाइम को बांट दे बहुत सारी प्रोसेस के अंदर, इसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉपिंग क्या होता है? कॉपी करना कोई डेटा को, तो कॉपी करना तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी नहीं होती, ये तो नॉर्मल है। पेस्टिंग क्या होता है?
बस वो ING जोड़ के इन्होंने अपने नए शब्द बना लिए। पेस्ट होता है कॉपी करना और पेस्ट करना, है ना। ये दोनों शब्द बिल्कुल बकवास से ऑप्शन है। बूटिंग होता है जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर है वो अभी रैम के अंदर लोड हो रहा है, उसे लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम को ही हम बोल देते हैं कि बूटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वीडियोस आपको कैसे लगे, यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।